पढ़ाई वढ़ाई हुआ है? हमको तो नहीं लग रहा है कि पढ़े हो, क्योंकि ऐसे रेगुलर क्लासेस में क्वेश्चन पूछा करते थे, लेकिन छुट्टी में कोई नहीं पूछा है, यानी सब आराम से सोए है ना। ठीक है। ठीक है, तो हम लोग को अभी ईएमआई पढ़ना है। ईएमआई यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल रहे हैं ईएमआई, ठीक है, एएमआई नहीं। ईएमआई यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसका शॉर्ट फॉर्म में हम बोलेंगे ईएमआई, ठीक है। तो इसके बारे में अगर हम जानना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग पिछले चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं। तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा कि हमारे पिछले चैप्टर में अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी भी चार्ज को मूव कराएं या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर को पुट कर दें तो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था, ठीक है। यानी कि अगर किसी भी मूविंग चार्ज हो या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर कॉइल जो भी हो, उसको अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में पुट कर रहे थे तो उस पर फोर्स लग रहा था और वो डिफ्लेक्ट कर रहा था। फिर हमने सोचा कि वो डिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है, तो हमने देखा कि अगर मूविंग चार्ज है या फिर करंट कैरिंग कॉइल है, वो खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और दोनों फील्ड में, दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स में इंटरेक्शन होता है और उस इंटरेक्शन की वजह से फोर्सेस लगते हैं। और हम लोगों ने ऐसा देखा कि करंट कैरिंग कंडक्टर में भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, मूविंग चार्ज भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और दोनों मैग्नेटिक फील्ड अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पुट करे हो तो इंटरेक्शन होता है और उसी की वजह से वो फोर्स लग रहा होता है। तो ये सारी कहानी हम लोगों ने देखा है। अब है कि वहां पे हमने देखा कि अगर चार्ज जो है मूव कर रहा है उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर जो है उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो लोगों ने सोचा क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम मैग्नेटिक फील्ड से करंट जनरेट करा सकें, ठीक है। यानी कि इसका अपोजिट उन लोगों ने सोचने का कोशिश किया और इसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। जैसे कि अगर हम बोले कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और इस मैग्नेटिक फील्ड से कोई एक लूप हम ऐसे पास कर रहे थे, ठीक है। तो ये लूप जैसे इन गया, यानी कि यहाँ से जैसे जैसे वो इन होने लगा तो उसमें पाया गया कि इसमें करंट बहा। अंदर जब गया, यानी कि हम इसके 3 पोजीशन दिखा रहे हैं कि ये ऐसा अंदर जा रहा है, तब इसमें करंट बहा, यानी कि करंट जो था नॉन जीरो था। बीच में आया तो देखा गया कि इसमें जो करंट बहा वो कुछ भी करंट नहीं था, और जब बाहर निकल रहा था तो फिर से करंट नॉन जीरो था। तो उन लोगों ने देखा कि अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में लूप को मूव कर रहे हैं तो इसमें करंट जनरेट हो रहा है। और क्या एक्सपेरिमेंट हुआ कि ऐसे हम एक लूप रख दिए और एक मैग्नेट को इसके आसपास लाए, ठीक है। इस मैग्नेट को हम इधर मूव किए, जब रोक के रखे थे तो कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही हमने इसको मूव करा तो इसमें कुछ करंट बहा, ठीक है। इसमें कुछ करंट बहा और वो करंट बहा इसमें ऐसा। तो हम लोग को ऐसा जागरूकता आया कि अगर हम किसी भी लूप में मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं, हर जगह दिख रहा है, यहाँ हम लूप को अगर ले गए तो यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करें तो इसमें करंट बहा, यानी कि आई नॉट जीरो, यानी कि कुछ करंट रहा। इसमें नंबर ऑफ फील्ड सेम पास कर रहे थे, सेम मैग्नेटिक फील्ड था, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। यहाँ से जब बाहर निकाल रहे थे तो मैग्नेटिक फील्ड घट रहा था लूप से, तो फिर से करंट मिला। वैसे ही जब इसको हम मैग्नेट को इस लूप की तरफ ले आए, तो मैग्नेट को लाए तो इस लूप के थ्रू हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इससे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल रहा होगा और हम इसको जितने करीब लाएंगे उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इस लूप से चेंज हो रहा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से हर जगह हमको दिखा कि इसमें करंट बहा,
तो इसी के बेसिस पे, इसी प्रोसेस को, जिस फिनोमेनन को हम लोग बोल दिए ईएमआई। ठीक है, तो जिसके बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हम इस प्रोसेस को बोल रहे हैं phenomenon in which current produced in a loop, किसी भी लूप में करंट प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड थ्रू इट। ठीक है, अगर किसी लूप के थ्रू में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो उसको बोलेंगे इज नोन एज ईएमआई। ईएमआई कहने का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी कि जो फेनोमेना हो रहा है जिसमें अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को किसी लूप के थ्रू चेंज कर रहे हैं, किसी भी लूप में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज कर रहे हैं और उसके थ्रू करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये जो प्रोसेस है, ये जो फेनोमेना हो रहा है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इस प्रोसेस के दौरान करंट प्रोड्यूस हुआ तो वही करंट प्रोड्यूस्ड, ये थोड़ा सा नामकरण है बस, प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ठीक है, इस प्रोसेस के दौरान जो करंट प्रोड्यूस हुआ है इज टर्म्ड एज इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, यानी कि हमने देखा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड को हम किसी भी लूप के थ्रू चेंज कर रहे हैं तो उसमें से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो इस प्रोसेस को बोल दिए ईएमआई, और जो करंट प्रोड्यूस हुआ उसको बोल दिए हम इंड्यूस्ड करंट। अब हम जानते हैं कि अगर कोई भी एक लूप है, ठीक है, इस लूप में अगर करंट बह रहा है ऐसा, ठीक है, तो हम जानते हैं कि इस लूप में करंट बह रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इस लूप का कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही होगा और इसमें करंट बहने के लिए कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस लगा होगा। अगर ये इसका रेजिस्टेंस है, ये इसका ईएमएफ ई बोल दे रहे हैं, तो ये करंट आई ऐसा बहा होगा। तो ये जो ईएमएफ जिसकी वजह से ये करंट प्रोड्यूस हुआ है, इस ईएमएफ को बोलते हैं हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ। यानी कि बोल सकते हैं कि दिस current is due to some potential difference in loop। लूप में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसी की वजह से इस करंट होगा, इज टर्म्ड एज या इज नोन एज इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, ये नाम है, हमको पूरे चैप्टर में यूज करेंगे, इसलिए हम इस चीज को पहले ही क्लियर कर दिए कि इस चैप्टर में हम लोग को करना क्या है। कि इस चैप्टर में अगर हम बोल रहे हैं ईएमआई है, तो इस चैप्टर का मोस्टली सार जो होगा यही होगा कि हम करंट प्रोड्यूस कर रहे होंगे अलग अलग तरीकों से। इस चैप्टर में करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा और उसको फिर सर्किट में हम कैसे यूज करेंगे उस चीज को हम लोग इस चैप्टर में डील करेंगे। तो ये करंट प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस होता है, यानी कि अगर हम किसी भी लूप के थ्रू अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज कर रहे हैं। तो हम सिंपल टर्म में बोल सकते हैं कि अगर हम किसी लूप से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज करें तो उसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, और इस प्रोसेस को ईएमआई बोल रहे हैं। जो करंट प्रोड्यूस हुआ उसको इंड्यूस्ड करंट बोल रहे हैं। और हम जानते हैं कि अगर किसी लूप में करंट है तो कुछ रेजिस्टेंस भी उसका होगा, वायर है रेजिस्टेंस होगा, यानी कि कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस कुछ ना प्रोवाइड करा होगा, यानी कोई एक्सटर्नल सोर्स जो है वो प्रोवाइड किया होगा। और यहाँ पे हम कोई एक्सटर्नल सोर्स हम लगा देते हैं कि एक बैटरी जैसा कुछ बिहेव कर रहा है, तो उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो यहाँ ओवरऑल अगर ध्यान से देखें तो मोशन के थ्रू, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से इसमें मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं रिलेशन होगा
मैकेनिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में जो हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी एनर्जी से वो प्रोड्यूस होगा, क्योंकि एनर्जी हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ भी दिख रहा है कि मोशन कर रहे थे रिलेटिव, आगे चल के बोलेंगे कि रिलेटिव मोशन के वजह से ही इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो जैसे जैसे रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो वैसे ही जैसे जैसे हम मैग्नेट को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इससे चेंज होगा, और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अगर चेंज हो रहा होगा, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा, ठीक है। अब जैसे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का बात कर रहे हैं, तो इसलिए उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। जो टर्म यूज कर रहे हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, क्योंकि यूज करने वाले हैं तो इसके बारे में जानना जरूरी। वैसे ये कोई खास बड़ा बात नहीं है, क्योंकि हम लोग इस चीज को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ही समझते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसा था वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होगा, लेकिन इसके क्या प्रॉपर्टीज होता है वो सब हम लोग एक बार लिख लेते हैं, देख लेते हैं। डिफरेंस कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा का डिफरेंस है जो हम लोग देखेंगे। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग ड्रॉ करते हैं किसी भी चार्ज के लिए, या फिर चार्ज कैरिंग कंडक्टर ये सब के लिए, कि आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग फील्ड लाइंस ड्रॉ किया करते थे। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कुछ लाइंस ड्रॉ करेंगे, तो उस लाइन को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोलेंगे। तो हम बोल रहे हैं कि लाइंस drawn to represent magnetic field in any region, ठीक है। किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना हो तो हम जो लाइन ड्रॉ करेंगे इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। एक चीज और कि जो टेंजेंट होगा drawn to this line represents direction of magnetic field, ठीक है। जैसे कि अगर हम बोले कि हम ये कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कि इधर से इधर की तरफ जा रहा था, तो इसमें अगर हमको किसी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है, तो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और बोलेंगे इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। वही अगर हमको इस पॉइंट पे बताना है तो यहाँ ऐसा टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, बोलेंगे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे ऐसा कुछ होगा। तो अगर हमको किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हम ड्रॉ करें हैं, तो उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और जिस डायरेक्शन में लाइन जा रहा होगा उस डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ये सिंपल सा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी हम लोग यही चीज यूज कर रहे थे, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स है इसमें से मोस्टली जो है जान रहे हैं हम लोग, ठीक है। एक ही दो पॉइंट होगा, शायद ही ऐसा कोई पॉइंट होगा जो हम लोग नहीं जान रहे हो। सबसे पहला, अगर हमारे पास कोई मैग्नेट है तो हम स्टेटमेंट में नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्टली फिगर से ही बता रहे हैं। अगर कोई भी मैग्नेट है, कोई भी है चीज है, तो हम लोग हमेशा नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को निकालेंगे और साउथ पोल पे टर्मिनेट करेंगे। यानी कि पहला हम बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस originate from north pole and terminate at south pole। लेकिन यही ध्यान दें कि इनसाइड मैग्नेट जो होगा इसका डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होगा। तो यहां से हमको क्या दिख रहा है, अनलाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड लूप, ठीक है।
इस चीज का इम्पोर्टेंस है, इस चीज को एकदम याद रखना है। हमको दिख रहा है, कहीं भी देखे होंगे हम लोग, कहीं भी एक करंट कैरिंग वायर था, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करे थे हमने, तो ऐसा ड्रॉ किया था। ठीक है, ऐसा करंट बह रहा था, यानी भी क्लोज लूप था। ऐसा अगर करंट कैरिंग कॉइल था, तो इससे भी हमने बोला था कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे वो ऐसे होंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी हमने ऐसा क्लोज लूप ही बोला था, ऐसा क्लोज लूप ही फॉर्म करता है। तो हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगे क्लोज लूप ही फॉर्म करेंगे। और इसका रीजन ये है, क्यों? क्योंकि डी बिकॉज magnet always existing, never exist as मोनोपोल। ठीक है, ये कभी भी अकेले पोल नहीं होता है, सिर्फ नॉर्थ पोल या साउथ पोल नहीं होता है, इसमें हमेशा कभी भी मैग्नेट बनेगा तो नॉर्थ साउथ दोनों होगा, और नॉर्थ साउथ दोनों होगा तो एक तरफ से निकलेगा दूसरे तरफ आके खत्म होगा। हाँ, अगर कभी हम बीच में सिर्फ इधर का पोर्शन का कहीं पार्शियल पोर्शन ड्रॉ करें वो अलग बात है, लेकिन कभी भी अगर फुल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा तो क्लोज लूप ही बनाएगा, यानी मैग्नेटिक लाइन जो फील्ड लाइंस है वो क्लोज लूप फॉर्म करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हम लोगों ने चिक चिक के लिखा था कि वो क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स जो था हमारा कंजर्वेटिव नेचर का था, और क्लोज लूप में अगर हम मूव करा रहे थे तो वर्क डन बाय फोर्स जीरो हो जा रहा था। इसलिए हम लोगों ने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगे वो क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेंगे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगे वो क्लोज लूप फॉर्म करेंगे। तो ये बात को ध्यान रखना। ठीक है, यही एक डिफरेंट पॉइंट है, बाकी सारा चीज हम लोग का पता ही है, बस फॉर्मेलिटी के लिए लिख दे रहे हैं। कि सेकेंड जो है, जहां पे ये भी फिगर से ही बता देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे दो पॉइंट्स, एक पॉइंट ए है और यहाँ पे बी पॉइंट। तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पे जो फील्ड लाइंस है आर डेंसर है। ठीक है, और यहाँ पे दिख रहा है कि ये रेयर है, यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डेंसिटी जहाँ पे ज्यादा होगा, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ का बात कर रहे हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ का बात कर रहे हैं, तो P और Q पे रिलेट करें तो हमको दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P जो होगा वो ज्यादा होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं B जो होगा प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस होंगे। ठीक है, यानी कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा होगा, यानी कि ज्यादा डेंसर होगा, पर यूनिट एरिया ज्यादा फील्ड लाइंस पास कर रहा होगा, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू जहां पे फील्ड लाइंस कम होंगे, वहां के कंपैरिजन में फील्ड लाइन जहां पे कम होगा, डेंसिटी कम होगा, उसके कंपैरिजन में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होगा, डेंसर जहां होगा वहां पे ज्यादा होगा, रेयरर जहां होगा वहां पे कम होगा। ठीक है, इसी के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि अगर ये हमारा बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, इसमें जो फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं हम लोग ऐसा कुछ करते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ करते हैं हम लोग, फील्ड लाइंस ड्रॉ, यहाँ साउथ पोल पे ऐसा आ रहा होता है और नॉर्थ पोल से निकल रहा होता है। तो कहीं भी अगर हम देखें तो यहाँ पोल्स के पास, दोनों पोल्स के पास अगर देखेंगे तो फील्ड लाइंस ज्यादा होंगे, और इधर की तरफ देखेंगे यानी कि इस पॉइंट 1 पे 2 पे 3 पे बात करें तो पोल्स के पास जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा है, डेंसर है, तो हम बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड एट पोल्स विल बी ग्रेटर। ठीक है, यानी कि पोल के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड पोल पे ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू और जगहों पे देख, इधर के कंपैरिजन में, इधर के कंपैरिजन में, 2 पोजीशन 4 पोजीशन 5 पोजीशन, इन सब के कंपैरिजन में जो पोल्स के पास है यानी 1 और 3 है,
तो वहां पे बहुत पास पास है, तो वहां का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का बात कर रहे हैं, तो जहां पे फील्ड लाइंस ग्रेटर डेंसिटी में होंगे वहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो हम इस चीज से बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ ज्यादा होगा, कहाँ पे कम होगा। ठीक है, तो ये सब जो भी पॉइंट्स लगभग हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में देखे थे, और वहां से भी हम बोल सकते हैं कैसा चीज होता था, बस एक लूप वाला था जो डिफरेंट। नेक्स्ट पॉइंट, टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉसेस ईच अदर। ठीक है, दो फील्ड लाइंस आपस में कभी क्रॉस नहीं करेगा, ऐसा है ऐसा है। इसलिए क्योंकि अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो इस पॉइंट पे दो दो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल सकता है। ठीक है, अगर ऐसा हम ले रहे हैं एक पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो हम फील्ड लाइंस ड्रॉ कर ही नहीं पाएंगे, यूनिक रह ही नहीं जाएगा। यानी कि हम नेट मैग्नेटिक फील्ड का बात कर रहे हैं तो किसी भी एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन होगा, यानी कि बोलेंगे एट अ सिंगल पॉइंट टू डायरेक्शन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, एक सिंगल पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। टू फील्ड लाइंस आर नेवर क्रॉस ईच अदर। ये स्टेटमेंट भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में सेम चीज था, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम और ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि फील्ड लाइंस ड्रॉ करे, दो मैग्नेट है, ये है, तो सब चीज तुम लोग अब कर सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाले की तरह ही हम वहां भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, कि दो मैग्नेट आजू बाजू रख दे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो, तो सब चीजें कर सकते हो। हम आगे बढ़ते हैं कि हम लोगों ने देखा कि ये था फील्ड लाइंस। दूसरा चीज हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि जब ईएमआई है तो कोई भी लूप है तो उससे हम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज करा रहे थे। यानी कि अगर कोई भी एरिया है, जैसे फिर से आते हैं ऊपर, तो हमारे पास यहाँ है, तो इस गिवन एरिया से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो गिवन एरिया है उससे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं, तो ये करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमको ये चीज कुछ जाना पहचाना से लगा कि एरिया से फील्ड लाइंस चेंज करना। ठीक है, तो हमने पीछे अपना नॉलेज को था, जो दिमाग यूज नहीं किए थे उसमें झांका, तो हमको दिखा कि फ्लक्स नाम का एक चीज हुआ करता था, जिसमें हम लोग बोलते थे कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया जो होगा उसको हम लोग फ्लक्स बोला करते थे। तो वही चीज यहाँ पे हमको दिख रहा है कि हमको गिवन एरिया से फील्ड लाइंस चेंज हो रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड जो ईएमआई है, मतलब कि करंट है, वो जनरेट हो रहा है। यानी कि हम यहाँ से बोल सकते हैं कि अगर गिवन एरिया से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो ये इंड्यूस्ड करंट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं फ्लक्स से रिलेट किया जा रहा है। एरिया है, फील्ड है, और एरिया फील्ड में एक रिलेशन हम लोग जानते हैं कि वो फ्लक्स होता है। तो उसी चीज को पढ़ते हैं हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, सेम वैसा ही होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरह, इसको भी हम लोग फाई से डिनोट करेंगे। और इसको डिफाइन यही करते हैं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग a given area। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एज मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रहा होगा तो उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वाटर पास होता है तो बोलते हैं वाटर फ्लक्स। ठीक है, कोई भी गिवन एरिया से वाटर पार होता है तो उसको वाटर फ्लक्स भी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज है फ्लक्स।
यानी कि किसी भी गिवन एरिया से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे होंगे फ्लक्स, तो हम जानते हैं कि फ्लक्स का जो वैल्यू आएगा वो बी डॉट ए आएगा। ठीक है, बी डॉट ए, बी जो है मैग्नेटिक फील्ड है, ए एरिया है, तो हम इसको लिख सकते हैं बी ए कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, यहाँ जो थीटा है, यहाँ पे थीटा जो है वो एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है क्वांटिटी हमको दिख रहा है कि स्केलर क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट है, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। इसका अगर यूनिट का बात करें, ठीक है, ऐसे यूनिट का बात करते हैं, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया है, ये तो यूनिटलेस होता है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये टेस्ला मीटर स्क्वायर। ठीक है, और हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का एक यूनिट यूज करे थे वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर कट जाएगा, हम लोग बोल सकते हैं वेबर, जिसको WB से रिप्रेजेंट किए थे। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर या फिर वेबर, दोनों में से कोई भी हम लोग इसका यूनिट यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट हम लोगों ने पढ़ा था वो था टेस्ला पर और या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ BA है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होगा वो टेस्ला मीटर स्क्वायर या फिर हम वेबर बोल सकते हैं। ये क्वांटिटी जो है स्केलर क्वांटिटी है। और फ्लक्स है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोगों ने उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, बहुत टाइम दिया था। यहाँ पे हम लोग उतना ज्यादा टाइम नहीं देने वाले हैं क्योंकि सेम चीज है। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि अगर किसी भी गिवन एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर क्रॉस करेंगे तो वो फ्लक्स कहलाएगा, और उसका जो वैल्यू आएगा फाई इक्वल टू बी डॉट ए बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम कुछ केसेस का बात करें, ठीक है, फर्स्ट यानी कि अगर हम बोल रहे हैं कि ये हमारा कोई गिवन एरिया है, ठीक है, अगर ये गिवन एरिया है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो बनाते हैं। ठीक है, ये जो अगर हमारा प्लेन है तो इस प्लेन से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, एरिया होगा, हम जानते हैं कि एरिया वेक्टर ऐसा परपेंडिकुलर ऊपर होगा या फिर नीचे होगा। ठीक है, तो हम ऊपर ही मान रहे हैं और बोल रहे हैं कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो ऐसे पास कर रहे हैं। ठीक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एरिया से ऐसे पास कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं, तो हमको दिख रहा है कि दोनों के बीच में एंगल थीटा जो है 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री है, तो इस केस में हम फ्लक्स बोलेंगे बी ए कॉस ऑफ 0 डिग्री, यानी कि बी इंटू ए आएगा, और ये जो आएगा ये मैक्सिमम आएगा। ठीक है, यानी कि जब थीटा 0 डिग्री है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, तो फ्लक्स जो होगा मैक्सिमम होगा, बी इंटू ए होगा। सेकेंड, इसी का अपोजिट। ठीक है, हो सकता है एरिया इधर ले ले और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा दे दे। ठीक है, और ये सारा चीज जो है रिपीट टेलीकास्ट लगभग चल रहा है, तो इसलिए हम थोड़ा फास्ट ही चलेंगे। थीटा इजकल टू 180 डिग्री, यहाँ दिख रहा है कि थीटा दोनों के बीच में 180 डिग्री है, तो फाई अगर लिखेंगे तो माइनस बी इंटू ए आएगा। ठीक है, और ये जो है मैग्नीट्यूड वाइज लिस्ट आएगा, मैग्नीट्यूड वाइज साइन के साथ अगर देखेंगे तो लिस्ट आएगा। थर्ड में भी हो सकता है कि ये एरिया वेक्टर हो गया और मैग्नेटिक फील्ड जो है इधर की तरफ दे दिया। ठीक है, यहाँ से एंगल थीटा पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास कर रहा है। तो इस केस में अगर हम देखेंगे, तो इस केस में जब हम फ्लक्स लिखेंगे तो फ्लक्स आएगा बी ए कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, और यहाँ थीटा दिख रहा है एक्यूट, एक्यूट यानी कि 0 to 90 डिग्री के बीच में है।
लेस देन 90 है और ग्रेटर देन 0 है, तो इस केस में हमको दिख रहा है कि फाई जो है पॉजिटिव है। ठीक है, यानी कि फाई पॉजिटिव। वैसे ही फोर्थ, मैग्नेटिक फील्ड अगर इस केस में ये दे रखा है, ठीक है, तो इस केस में अगर हमने देखा तो हमको एरिया और इसके बीच का अगर एंगल चाहिए होगा, तो दो वेक्टर है, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल ये कहलाएगा एंगल थीटा। और इस केस में थीटा जो दिख रहा है वो 180 से कम और 90 से ज्यादा दिख रहा है, तो हमको इसमें फाई जो आएगा निगेटिव आएगा। तो अलग अलग केसेस में देख रहे हैं कि एंगल जैसे चेंज हो रहा है तो फाई भी चेंज होते जा रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितने क्रॉस कर रहे हैं उसी चीज पे रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर हमारा प्लेन ऐसा है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है इधर से पास कर रहे हैं, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गए, तो इसमें एरिया वेक्टर जो हमको दिखेगा वो ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे हमको एंगल क्या दिख रहा है 90 डिग्री, तो इसमें फ्लक्स जो हो जाएगा बी ए कॉस ऑफ 90 आएगा जो कि 0 होगा। तो यहाँ दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर ही नहीं रहे हैं, तो क्रॉस नहीं कर रहे हैं तो फ्लक्स 0। इस सब केसेस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितने क्रॉस कर रहे हैं उतना आ रहा है। इस केस को थोड़ा सा स्टैंडर्ड करके अगर हम सॉल्व करें तो इधर एक कंपोनेंट आएगा मैग्नेटिक फील्ड का जिसको हम बी बोल सकते हैं परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर, और इधर एक कंपोनेंट आएगा जो बी पैरेलल टू आएगा, और इसी चीज को हम बोलेंगे बी ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दो, तो हम उसी चीज से मल्टीपल किए हैं, यानी कि एरिया इंटू बी पैरेलल टू एरिया वेक्टर। बी पैरेलल क्या है यहाँ पे, तो मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू एरिया वेक्टर। ठीक है, यानी कि जो पैरेलल है वही पार करेगा, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो तो उसको टच करता हुआ जा रहा है। हम लोग जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स सब में फील्ड लाइंस जो है गिवन एरिया को क्रॉस कर रहे होंगे। अगर गिवन एरिया को क्रॉस कर रहे होंगे तो उसी हिसाब से हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितने पास करेंगे गिवन एरिया से वही रिप्रेजेंट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, तो हम फाई को बी डॉट ए लिख सकते हैं, यानी कि बी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं, ऐसा चीज बोल सकते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है उसमें नया कुछ हम नहीं है, मतलब जो पहले से हम लोगों ने पढ़ रखा उसी का फॉर्मेट। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़े तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ही फॉर्मेट है, वैसा ही है सब कुछ, सेम वैसा ही वैसा है। साउथ पोल को हम निगेटिव चार्ज अगर मान ले, निगेटिव मैग्नेटिक चार्ज, यानी कि जो माइनस एम बोले थे, और नॉर्थ को प्लस एम बोले थे, तो वैसे ही हम ड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ध्यान बात देने वाली बात ये थी कि इनसाइड द मैग्नेट जो डायरेक्शन है वो माइनस एम से प्लस एम यानी साउथ टू नॉर्थ है, और ये क्लोज लूप फॉर्म करता है। बाकी चार्जेस के केस में हम लोगों ने देखा था कि वो क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता है। क्यों? क्यों बोलते हैं कि वर्क डन 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मोनोपोल है और बोल सकते हैं कि एक दूसरे से रिलेटेड होता है, उसका प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की वजह से ये चीज जो है क्लोज लूप फॉर्म करता है। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, नाउ हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। इतना बात में अगर किसी को दिक्कत है तो पूछो कहीं भी, बोलो। अंकित, ठीक है, किसी को भी कोई भी किसी भी पॉइंट में दिक्कत है समझने में तो पूछ सकता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में हो या फिर फ्लक्स में हो। अच्छा, तो क्वेश्चन देने से पहले कुछ पॉइंट है उसको लिख ही लेते हैं। ये चीज
तो आया हमारा, हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड, ये अगर हम गिवन एरिया है हमारा, ठीक है, ये गिवन एरिया है, तो अगर हम बोले कि यहाँ पे एक छोटा सा एरिया है, इस एरिया से जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, इस एरिया से इसे चेंज कर रहा होगा, मान लेते हैं ये डीए वेक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, और ये मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंजिंग हो, यानी इफ बी इज चेंजिंग विथ एरिया, यानी कि एरिया के साथ साथ ये चेंज कर रहा होगा, एरिया जैसे वेरी कर रहा होगा, तो इस केस में अगर हमको फ्लक्स लिखना होगा तो हम लिखेंगे बी डॉट डी ए। ठीक है, बी डॉट डी ए, तो ऐसा आएगा तो इंटीग्रेशन आ जाएगा, तो इस केस में हम छोटा छोटा पार्ट के लिए निकाल के पूरा से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगेन ऑल्सो वी नो डेट, ठीक है, हम ये जानते हैं फ्रॉम गॉस लॉ, ठीक है, गॉस लॉ से कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी ए वेक्टर जो होता है वो क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने गॉस लॉ में पढ़ा था कि गॉस लॉ में क्लोज इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इन साइड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और फ्लक्स ही इस चीज को बोले थे, और ये और कुछ नहीं था बल्कि फ्लक्स था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग बोले थे इस चीज को, यहाँ पे भी हम फ्लक्स बोल रहे हैं तो ऐसा कुछ आ रहा है, लेकिन इस चीज को नोट पॉइंट करके लिखना है कि इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी ए फॉर अ क्लोज सरफेस, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लोज्ड इंटीग्रल। ठीक है, गॉस लॉ जो था क्लोज सरफेस के लिए था, और ये जो आएगा हमारा जीरो आएगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म है, जो कि बी डॉट डी इक्वल टू जीरो, कब, जब ये क्लोज्ड इंटीग्रल हो। ऐसा क्यों, तो हम जानते हैं कि अगर एक क्यूब ले लें, एक क्यूब ले लें, इसके थ्रू हमको फ्लक्स निकालना है, ये क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस है, तो अगर हमको इसके थ्रू फ्लक्स निकालना है, तो मान लेते हैं कि इससे जो है ये आउट है फ्लक्स। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं वो क्लोज लूप फॉर्म किए होते हैं, यानी कि यहाँ पे अगर हम खड़े हो जाएं तो जितना फील्ड लाइंस यहाँ से पास किया होगा, ठीक है, क्लोज फॉर्म करेगा, यानी कि घूम फिर के कहीं ना कहीं से वो आया ही होगा इन फील्ड लाइंस। ठीक है, यानी कि जितना आउट हुआ होगा उतना ही इन हुआ होगा। क्लोज सरफेस के लिए अगर हम देखेंगे तो आउटगोइंग फ्लक्स को पॉजिटिव लेते हैं, इनकमिंग फ्लक्स को नेगेटिव लेते हैं, तो टोटल फ्लक्स जीरो। तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि अगर हम मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का अगर हम फ्लक्स निकाल रहे हैं फॉर अ क्लोज सरफेस, तो उसका क्लोज इंटीग्रल जीरो आएगा हमेशा। क्यों, क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो बिकॉज फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस always form closed loop। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप फॉर्म करता है। अगर हम एक क्लोज सरफेस में खुद को अंदर अंदर एज्यूम कर लें और देखें तो जितने फील्ड लाइंस उस लूप से बाहर गए होंगे, उस सरफेस से बाहर गए होंगे, यानी कि हम जिस रूम में बैठे हैं उसी में हम खुद को एज्यूम कर लेते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म करता है, यानी कि वहां जहां से गया होगा घूम फिर के वहां आएगा ही आएगा। क्लोज लूप का मतलब यही हुआ कि वहां से गया तो कैसे भी किसी भी रास्ते से घूम फिर के वहां आना ही है। तो इस लूप से जितना फील्ड लाइंस बाहर निकला होगा उतना कहीं ना कहीं से इनसाइड भी आया होगा, और हम जानते हैं कि आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव होगा तो इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव होगा, और इस वजह से जो
हमारा क्लोज इंटीग्रल होगा वो 0 हो जाएगा, यानी कि टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 0। दिस इज नोन एज गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 0। ठीक है, ये 0 होता है और इस चीज को याद रखना है। और इसको बोलते हैं गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। याद तो ऊपर वाला रहता है कि डॉट डी इजकल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, और इस चीज को भी हम लोग एम्पियर सर्किट लॉ पढ़े थे वो चीज लिख के आ जाते हैं कि म्यू नॉट इनटू आई इनसाइड। तो चीज गलती नहीं करना है। अगर हम बोल रहे हैं गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म तो इंटीग्रल बी डॉट डी जो होगा वो 0 होगा, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन दे रहे हैं, इजी क्वेश्चन है, सोलेनोइड है। ठीक है, लॉन्ग सोलेनोइड है, एन जो है नंबर ऑफ रिलेंस खुद समझ लेना है कि एन है और आई क्या है। ठीक है, यानी कैसा सोलेनोइड है, इसका रेडियस जो है ये आर, रेडियस इसका आर है। इसमें दो लूप बना रखा है, एक यहाँ पे, ठीक है, ये स्मॉल आर का रेडियस है, और एक ये लूप, ये R1 है, ये R2 मान लेते हैं। ठीक है, इसको लूप 1 या उल्टा, इसको लूप 2, इसको लूप 1, ठीक है। फाइंड फ्लक्स थ्रू लूप 1 एंड 2, ये चीज फाइंड करना है। आसान करने के लिए हम इसको ऐसे बना देते हैं। ठीक है, इधर से खड़े होकर अगर हम देखेंगे तो हमको क्या दिखेगा, ये हमारा कैपिटल आर हो गया, ये हमारा R1 हो गया, एंड ये R2 हो गया। ये लूप 1 है, ये लूप 2 है। दोनों के थ्रू फ्लक्स फाइंड करना है। फाइंड करके बताओ। लॉन्ग सोलेनोइड है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, किस डायरेक्शन में होगा। बोलो सूरज। बोलो कोई, शिवम। देखो जैसे कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड का बात करते हैं, तो अगर हमारे पास ऐसा सोलेनोइड होता है, सोलेनोइड यानी कि ऐसा इस पे लूप पे ऐसा वायर चढ़ा होता है, ठीक है, लॉन्ग सोलेनोइड है, इसमें से करंट ऐसा पास हो रहा है,
तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं इन साइड में वो ऐसे नहीं होते हैं, और हम लोग इसके जो बाहर आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड लगभग जीरो मानते हैं आइडियल के केस में। जो भी मैग्नेटिक फील्ड होता है इनसाइड में होता है, आउटसाइड में जीरो इसलिए मानते हैं क्योंकि यहाँ से देखो ऐसा जा रहा है, ये भी ऐसे जा रहा है, तो इसके थ्रू अगर मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे यहाँ पे तो ये और ये दोनों आपस में कैंसल आउट कर जाता है, और इसलिए बाहर में हम बोलते हैं जीरो है। एक्चुअली में रियल में जीरो नहीं होता है, लेकिन आइडियल केस में हम जीरो मानते हैं। तो ऐसा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू एन आई। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड हमको मिल गया। यानी कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर हम मान लेते हैं कि ऐसा ही करंट है, तो इसमें इनसाइड की तरफ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। ठीक है, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखा है। तो फ्लक्स देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बी है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इनटू एरिया, दोनों का सेम डायरेक्शन है, यानी कि थीटा 0 डिग्री, तो बी इंटू ए लिख सकते हैं। बी आ रहा है म्यू नॉट एन आई इंटू एरिया, एरिया पाई R1 का स्क्वायर। वही फ्लक्स थ्रू L2 लिखेंगे तो इंटू बी इंटू एरिया ही होना है। बी इस केस में, तो बी तो सेम है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है, म्यू नॉट एन आई। अब एरिया क्या लेंगे, तो यहाँ पे एरिया हमको दिख रहा है कि पाई R2 स्क्वायर, उसमें मैग्नेटिक फील्ड इधर है ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड जो है सिर्फ इस रीजन में है, तो हम उतना ही रीजन का एरिया लेंगे, यानी कि पाई R स्क्वायर ही एरिया लेंगे। ठीक है, पाई R2 स्क्वायर एरिया नहीं लेंगे। नहीं क्यों लेंगे, क्योंकि बाहर की तरफ जितने एरिया में हमारा मैग्नेटिक फील्ड चेंज जा रहा होगा उतने में ही लेंगे फ्लक्स के लिए। क्योंकि बाहर वाले पोर्शन के लिए अगर ध्यान से देखो तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तो बाहर वाले के लिए फ्लक्स भी क्या होगा, जीरो होगा। यानी कि जितने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है उतना ही में लेना है, क्योंकि इस एरिया में अगर हम देख रहे हैं इस वाले पोर्शन में, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमको जीरो दिख रहा है, तो इस वाले रीजन के लिए जो हमारा फ्लक्स आएगा वो तो जीरो आएगा, हम उसको कंसिडर क्यों करें। तो जितने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है उतने ही एरिया के लिए हम लोग को ये फ्लक्स लिखना है। ठीक है, तो ये था हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू सोलेनोइड। अगर लिखना हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं। इस केस में हो सकता है कि इस सरफेस को किसी एंगल पे दे दे, तो कंपोनेंट ले लेना है। क्वेश्चन और दे रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, और जो हमारा सरफेस है वो ऐसा कुछ टेढ़ा है। ठीक है, यानी कि ये ऐसा प्लेन सरफेस से एंगल थीटा बना रहा है। तो फ्लक्स क्या होगा, स्क्वायर है साइड लेंथ, इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्या होगा ये बताना है।
बोलो। देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन में कुछ है नहीं। अगर ऐसा जब ये था हमारा सरफेस, तो इसका एरिया मान लेते हैं कि इनटू द प्लेन था। ठीक है, एरिया जो था इनटू द प्लेन था, आउट ऑफ द प्लेन भी मानेंगे तो चलेगा। अब हम इसको इसके अबाउट ऐसा रोटेट कर दिए, तो ये जो पोर्शन है हमारा ऐसा हो गया है। ठीक है, यानी कि ये जो है इधर की तरफ थीटा रोटेट कर गया है। तो एरिया जो है हमारा, ध्यान से देखो, तो वो भी ऐसा थीटा रोटेट कर गया होगा। एरिया जो है ऐसा थीटा रोटेट कर गया होगा। ठीक है, बाहर की तरफ लो तो, या फिर अंदर की तरफ लो तो, यानी कि एरिया इधर की तरफ थीटा रोटेट कर गया है। मैग्नेटिक फील्ड जो है इनटू द प्लेन ही है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, और थीटा, एरिया थीटा से रोटेट कर गया है। यानी कि हम बोलेंगे कि एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया जो है वो थीटा आ रहा है। ठीक है, बाहर लेंगे तो ज्यादा आ जाएगा, हम ऐसे ही इस कंडीशन को मान रहे हैं। तो हम फ्लक्स लिखेंगे तो लिखेंगे बी ए कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, एंगल देखना है कि कितना एंगल है, और अगर एंगल हमको पता चल गया तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, बी ए कॉस ऑफ थीटा। तो हम आराम से लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा कितना होगा। ठीक है, ऐसा एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसको भी स्पीड से हम अंदर की तरफ ले जा रहे हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड चेंज इन फ्लक्स एज फंक्शन ऑफ टाइम टी। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड बी जो है कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में हम एक रेक्टेंगुलर लूप को भी वेलोसिटी से ले जा रहे हैं। तो जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा टाइम टी के रिस्पेक्ट में, तो उस चीज को फाइंड करना है। यहाँ से शुरू हो रहा है टी इक्वल टू 0। ठीक है, इसको तुम लोग खुद बताओ, आसान क्वेश्चन है। बोलो। सूरज, अंकित,
हो भी या नहीं सब? है सर। तो बोला बोला करो। ठीक है, टी टाइम के बाद देखोगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, टी टाइम के बाद ये जो लूप है वो कितना अंदर गया होगा, मान लेते हैं ऐसा अंदर गया होगा। तो ये जो डिस्टेंस चला होगा वो कितना चला होगा, v इंटू टी। ये लेंथ कितना है, ए है। तो यही एरिया चेंज हुआ है। तो फाई जो होगा वो कितना हो जाएगा, इनिशियल फाई तो जीरो है, फाई इनिशियल कहेंगे तो जीरो, फाई फाइनल कहेंगे तो हमको मिल रहा है कितना, मैग्नेटिक फील्ड बी इंटू एरिया, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है तो एरिया लिखेंगे वी ए टी। तो चेंज इन फ्लक्स बोल रहा है तो डेल्टा फाई हमको मिल जाएगा बी भी ए इंटू टी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी मिल गया। यही तो करना है। कि टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स से चेंज हो रहा होगा। जब पूरा इन हो जाएगा, ठीक है, वीटी अगर एल से ज्यादा हो गया तो पूरा का पूरा बॉडी अंदर चला जाएगा, तो उस समय भी ये कब तक है, तो अंटिल एल इज, हम बोल रहे हैं कि एल जो है ग्रेटर देन वीटी हम माने। ठीक है, तो टाइम ऑफ फंक्शन दे रखा है तो इसके लिए ये हो गया। अगर टाइम ऐसा हो जाए कि एल से ज्यादा हो जाए, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, इफ टी इज लेस देन एल बाई वी। ठीक है, अगर टी ग्रेटर देन हो गया एल बाई वी से, तब हमको दिख रहा होगा कि एल ए यानी कि एरिया जो होगा एल इंटू ए होगा, और ये हमको डेल्टा फाइव मिलेगा। इनिशियली तो जीरो है, फाइनल हमसे पूछा जा रहा है। ये कब है, जब टाइम ग्रेटर देन एल बाई वी हो जाए। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस एल है, जब उससे ज्यादा हो जाएगा तो पूरा का पूरा जो पोर्शन है वो अंदर चला जाएगा, तो टोटल एरिया लेंगे, उस समय हम बीटी नहीं लेंगे। लेकिन जब टाइम हमारा एल बाई वी से कम होगा तो ये चीज लेंगे। तो हमको हर क्वेश्चन में यही चीज चेक करना है कि किसी भी गिवन एरिया से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना पास कर रहा है, यानी कि बी इंटू ए कॉस ऑफ थीटा को चेक करना है और कुछ नहीं करना। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ गिवन एरिया इज नोन एज फ्लक्स, और उसी चीज को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी तक देखे कि अगर, फिर से आते हैं, तो हम लोगों ने देखा कि अगर हमारे पास एक लूप है, ठीक है, इस लूप के नजदीक अगर हम कोई एक मैग्नेट है इधर की तरफ ला रहे हैं, तो इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि हम ध्यान से देखें तो इसमें ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होगा, और इस लूप के थ्रू हम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे हैं। यानी कि इस लूप के थ्रू जैसे ही हम इसको किसी स्पीड v से ले जा रहे हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ा रहे हैं। यानी कि दिस इम्प्लाइज डेट, अगर ऐसा मोशन है तो इम्प्लाइज कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीजिंग थ्रू द लूप। ठीक है, इस केस में हमको दिख रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है लूप के थ्रू में बढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रहे हैं, और उस तरीके से इसमें हम कहते हैं कि इसमें करंट इंड्यूस होगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ना, इसके पास एक गिवन एरिया होगा, ठीक है, इसके पास ये गिवन एरिया होगा, इस एरिया के थ्रू हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बढ़ा रहे हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं कि फ्लक्स थ्रू लूप इंक्रीजेस। ठीक है,
यानी कि यहाँ पे हमने देखा कि अगर लूप के थ्रू फ्लक्स को इंक्रीज करें, ठीक है, ऐसा ही हम केस लेते और मैं इस मैग्नेट को ही, ये नॉर्थ है ये साउथ है, इधर की तरफ ले जाते, तो इस फील्ड में ये जो है दूर जाता, तो इससे दूर मैग्नेटिक फील्ड कम होता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो थे इधर की तरफ, हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में होगा लेकिन डिक्रीजिंग होगा। इस केस में दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में है लेकिन इंक्रीजिंग है, यानी कि इसमें फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, ये बोल सकते हैं फ्लक्स डिक्रीजिंग है। इस केस में बोले फ्लक्स इंक्रीजिंग है। तो हम देख रहे हैं कि कहीं भी अगर लूप से फ्लक्स चेंज हो रहा है तभी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन शो कर रहा है, यानी कि कोई करंट इंड्यूस कर रहा है। तो इसी के बेसिस पे फैराडे ने अपना लॉ दिया ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। इसी के बेसिस पे उन्होंने बोला कि जो अगर हम किसी भी लूप के थ्रू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज कर रहे हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज कर रहे हैं, यानी कि हम उसमें मैग्नेटिक जो क्या बोलते हैं फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहे हैं, तो उसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है, और करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो ईएमएफ जरूर होगा। तो उन्होंने यही कहा कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा इन द लूप ड्यू टू changing magnetic flux, changing magnetic will be given as EMF is equal to minus d phi by dt, given as E, यानी कि EMF is equal to rate of change in magnetic field, ठीक है। यहाँ पे हम जानते हैं आज तक बैटरी पढ़े हैं तो बैटरी का पोटेंशियल माइनस नहीं रिप्रेजेंट किए हैं, तो ये माइनस साइन जो रिप्रेजेंट करता है ये फ्लो ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि करंट इसमें जो फ्लो करेगा वो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी कि यहाँ से बोल सकते हैं कि करंट फ्लोज विल बी opposite to changing magnetic flux, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग लेंज लॉ से पता करते हैं, ठीक है। तो फैराडे लॉ इसी के बेसिस पे बोले कि अगर हमने देखा कि फील्ड लाइंस को चेंज कर रहे हैं, फील्ड लाइंस चेंज हो रहा है किसी भी लूप से, यानी कि उस लूप से हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहे हैं, वो मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से, चेंज की वजह से करंट इंड्यूस हो रहा है, और यहाँ से हम बोल रहे हैं कि करंट इंड्यूसेस, ठीक है। करंट अगर इंड्यूस हो रहा है तो उसी के बेसिस पे फैराडे ने अपना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हुए ये लॉ लिखा कि जो इंड्यूस्ड ये करंट है वो किसी न किसी इंड्यूस ईएमएफ की वजह से होगा, और उस ईएमएफ और फ्लक्स में उन्होंने रिलेशन दिया, और वो रिलेशन था इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। साइन जो है यहाँ पे हम आज तक कभी भी वोल्टेज माइनस 10 वोल्ट नहीं लिखे हैं बैटरी का, हम लोग हमेशा 10 वोल्ट 20 वोल्ट कितना वोल्ट का बैटरी है यही चीज यूज करें हैं, और ईएमएफ हम बैटरी के लिए ही बोल रहे हैं, तो यहाँ से हमको नेगेटिव साइन जो देगा वो हमको साइन रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लो ऑफ करंट का, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं सिंपली कि फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव, यानी कि चेंजिंग फ्लक्स पॉजिटिव, अगर इंक्रीजिंग फ्लक्स रहा तो पॉजिटिव आएगा डेल्टा फाई, अगर डिक्रीजिंग फ्लक्स रहा तो डेल्टा फाई निगेटिव आएगा, तो हम निगेटिव पॉजिटिव को डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यानी कि जो भी होगा
अगर इंक्रीजिंग फ्लक्स होगा तो करंट उसका उल्टा, डिक्रीजिंग फ्लक्स होगा तो होगा। ठीक है, उस डायरेक्शन हम उल्टा सीधा यहाँ पे बोल के कंफ्यूज नहीं करना चाह रहे हैं, इसलिए फिलहाल हम सिर्फ इतना कहेंगे कि फ्लो ऑफ करंट का जो ओरिएंट डायरेक्शन होगा वो जो हमारा चेंजिंग फ्लक्स होगा उसके ओरिएंटेशन से अलग होगा। तो उसको हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या चेंज होगा। ठीक है, जिसको हम लोग लेंज लॉ के फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये चीज देखेंगे फैराडे लॉ क्या है। फिलहाल हम सिर्फ इतना लिख रहे हैं, इसका एप्लीकेशन ये सब लेंज लॉ के बाद देखेंगे। लेंज लॉ जो होगा डायरेक्शन बताएगा कि किस डायरेक्शन में ये करंट फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में लेंज लॉ शुरू करेंगे, और लेंज लॉ होने के बाद फिर मैं फैराडे लॉ और लेंज लॉ यानी कि डायरेक्शन न्यूमेरिकल जो होंगे दोनों से मिक्सर होंगे, तो उसके बाद फिर फैराडे लॉ आएगा। ठीक है, इससे जो न्यूमेरिकल ये सब चीजें करने होंगे डेरिवेशन, वो हम लोग उस समय करेंगे जब डायरेक्शन निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर किसी पॉइंट में दिक्कत है तो पूछ लो। नहीं है? ठीक है, फिर एंड कर रहे हैं।